वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस का। ये आईटी स्टॉक कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम में चल रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट लगभग 25% का गेम देखने को मिल चुका है। इस वीडियो में करेंगे उसका फंडामेंटल एनालिसिस, पीयर कंपैरिजन, वैल्यूएशंस और यहाँ पे जानेंगे टेक्निकली अब ये मोमेंटम वापस मेंटेन रहेगा या फिर एक पुल बैक लेगा। इसमें आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, आउटलुक क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या प्रमोटर्स ने बेचा है या खरीदा है या कोई बड़ा इन्वेस्टर आया है क्या, सारी चीज़ें इस वीडियो के दौरान यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कंपनी में यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है और आपको क्या करना चाहिए। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो कि ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ यहाँ पे अपडेट हो जाती है, भले वो ब्रोकरेज रिपोर्ट हो या फिर कॉन कॉल्स हो या फिर कोई भी मैनेजमेंट इंटरव्यू या फिर किसी भी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस या फिर क्वार्टरली अपडेट्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आपको कहीं कुछ नहीं करना है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और सारी न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट चीज़ है। आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं। चलिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, तो बेसिकली ये एक आईटी कंपनी है। अभी इसका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो Q4 FY21 का जो रेवेन्यू रहा है अगर हम यहाँ पे बात करें 15,000 मिलियन का रहा है। अगर अपन इसको सीक्वेंशियली ही कंपेयर करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ आई है वो 21% की आई है, और बिकॉज यहाँ पे सीजनलिटी ऑफ भी होती है इस बिजनेस में। अच्छा, अब आप पूछोगे आईटी स्टॉक्स में कैसे सीजनलिटी होती है। अगर आप देखोगे हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन का मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस है ना वो आउट ऑफ इंडिया से होता है, और अगर आप देखोगे साल के शुरू में ही सारी बड़ी आईटी डील्स होती है, ठीक है ना। अगर आप भी किसी आईटी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे होंगे तो सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे साल के शुरू में होते हैं। तो बाहर की जितनी भी कंपनीज होती है या फिर बाहर की कंट्रीज में यहाँ पे कैलेंडर ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो जनवरी और मार्च वाला जो क्वार्टर होता है, जो कि अपने लिए Q4 होता है, वहाँ पे सारी आईटी डील्स होती है, और इसलिए वहाँ पे जो एक ट्रैक्शन होता है और यहाँ पे मोमेंटम होता है बिजनेस के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती है, और इसलिए ये सीजनलिटी ऑफ बिजनेस है, और जो कि मैनेजमेंट भी बोलता है कि इसको आप यहाँ पे YOY बेसिस पे ही कंपेयर करो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 20% की ग्रोथ है। ऑपरेशनल इबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 31% की ग्रोथ है, ठीक है। इबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.2% की कंपनी ने ग्रोथ पुट ऑन करी है, 15% का इबिटा मार्जिन है। वहीं पे अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट जो रहा है कंपनी का 190% से बड़ा है। अगर आप देखोगे 73% से Q ऑन Q बेसिस पे बढ़ा है। अगर आप देखते हो यहाँ पे कोई अगर आप एक्सेप्शनल आइटम वगैरह है क्या, तो नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सेप्शनल आइटम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंपनी के लिए काम कर रहा है वो है रेवेन्यू का इंक्रीज होना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने प्रोविजन फॉर टैक्स भी बराबर वगैरह से भी चीज़ों बनाया है। बट यहाँ पे अगर अपन देखते हैं इन सब चीज़ों में तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन और मोनेटाइजेशन जो अमाउंटाइजेशन वगैरह होता है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें। बट एक और जो बड़ा फैक्टर काम करता है, 276 मिलियन की यहाँ पे अदर इनकम है। अदर इनकम बेसिकली क्या हुई कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो वो यहाँ पे उससे यहाँ पे यील्ड वगैरह जनरेट हो गई। मान लीजिए FD कर रखी है तो इंटरेस्ट आ गया, या फिर कोई डिबेंचर या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अंदर 239% की ग्रोथ देखने को मिली है। सो दिस इज फ्यूलिंग। अगर आप इसको भी हटा देते हो तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है। अगर आप यहाँ पे 296 मिलियन को हटा देंगे तो भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो EPS है इनका, अर्निंग पर शेयर जो है वो 62 रुपीज़ की यहाँ पे करीबन यहाँ पे आता है, जो कि ये काफ़ी अच्छा है। इसका अपन P रेशो वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। अच्छा, ओवरऑल आप यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखते हो तो 12% की रेवेन्यू ग्रोथ है। मार्जिन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ही स्टेबल रहे हैं। यहाँ पे मार्जिन्स में एक्सपेंशन नहीं है, जो कि मेरे को एक थोड़ी ख़राब बात लगती है। बट यहाँ पे कंपनी ने Q4 के अंदर एक मार्जिन एक्सपेंशन पोस्ट ऑन किया है। वहीं पर नेट प्रॉफिट के अंदर 63% की ग्रोथ है, जिसके पीछे मेजर रीज़न जो रहा वो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो एक्सेप्शनल अदर इनकम है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अच्छा, वहीं पे अगर अपन देखते हैं कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे कैसे यहाँ पे नेट डेब्ट से यहाँ पे नेट कैश हो गई है। अगर आप देखोगे कंपनी की जो धीरे धीरे यहाँ पे डेब्ट थी वो कम होती गई, और यहाँ पे जो कैश बैलेंस है वो स्टेबल रहा है। मतलब कंपनी ने यहाँ पे एक और चीज़ कैसे इम्पैक्ट कर रही है कि कंपनी ने डेब्ट का पेमेंट करने के बाद भी अपने कैश बैलेंस को स्टेबल रखा है। इससे पता पड़ता है कि कंपनी का यहाँ पे जो बिजनेस है वो एकदम कंटिन्यू है। वो कोई अपना पुराना कैश यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो कमाए जा रहे हैं, जो कैश जनरेट हो रहा है उससे पे ऑफ करते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो कैश बैलेंस है वो मेंटेन हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 5,300 था और यहाँ पे 500 मिलियन रहता था, और फिर अगर डेब्ट पेमेंट कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंपनी ने अपना पुराना कैश यूज़ किया। यहाँ पे कंपनी ने कैश रिजर्व नहीं बल्कि अपना करंट कैश बैलेंस को यूज़ करके ही
डेप्ट को किया है। और अगर आप देखोगे तो स्टेडी ग्रोथ है यहाँ पे नेटवर्थ के अंदर भी, एक बहुत ही सिंपल सादा स्टॉक है जहाँ पे इसमें ज़्यादा मोमेंटम है नहीं अभी। अगर आप देखोगे अर्निंग्स के मामले में इतना कुछ है नहीं। नेट डेप्ट टू इक्विटी का जो रेशो है वो अब 0.07 और नेगेटिव में चला गया है। तो वो सारी चीज़ें, और ग्रॉस डेप्ट भी अगर आप देखोगे तो बैंक की काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सिचुएशन है वो यहाँ पे अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो नेट डेप्ट मतलब आप समझ गए, जब यहाँ पे आपकी डेप्ट ज़्यादा होती है कैश बैलेंस से, और नेट कैश का मतलब होता है जब आपकी कैश ज़्यादा होता है डेप्ट से, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह है, तो कंपनी ने वो बताया कि यहाँ पे क्या क्या है, शेयर होल्डर फंड वगैरह की मैंने बात करी थी, जो यहाँ पे अपना नेटवर्थ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी यहाँ पे डबल हो गई है, ठीक है। इसके पीछे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स वगैरह भी ले रखी है और वो सारी चीज़ें, तो इससे तो अपने को कुछ खास यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है, बट ओवरऑल यहाँ पे एसेट साइज भी ग्रो किया है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर आप देखते हो तो कैश फ्लो जो है वो कैश फ्लो पूरे साल के लिए अगर आप कंपेयर करते हो तो एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी है उसमें भी। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लोज आए वो भी काफ़ी अच्छे हैं। वहीं पर अगर आप कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से देखते हो तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना डेप्ट का रिपेमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, अभी अगर आप देखना चाहते हो कि कंपनी अपना रेवेन्यू किस किस करेंसी में जनरेट करती है, तो अगर अपन देखें पूरे साल के लिए, लेट्स से यहाँ पे Q4 FY21 के लिए, तो USD में 70% रेवेन्यू आता है और बाकी यहाँ पे दूसरी करेंसी में आता है। INR में केवल यहाँ पे 4.5% आता है। इससे आप समझो कि फॉरेन एक्सचेंज से इसको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जो कि सभी IT कंपनीज को पड़ता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे डिलीवरी सेंटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि कंपनी अपने कहाँ से यहाँ पे ना सर्विसेज को डिलीवरी कर रही है। तो ये एक तरीके का डिलीवरी सेंटर होता है कि कहाँ अपने सर्विसेज को डिलीवर कर रही है। तो सबसे ज़्यादा ये जो काम करते हैं ना वो USA में करते हैं 36%, और उसके अलावा इंडियन ऑपरेशन से 22% का यहाँ पे बिजनेस आता है। तो इस तरह की यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। बाकी इनका जो बिजनेस है मेनली यहाँ पे इंडिया से इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंडिया की इंटरनेशनल कंपनीज को यहाँ पे बिजनेस देने का काम हो गया। तो ये सारी चीज़ें, और इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज को यहाँ पे काम देने का हो गया। तो ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू वर्टिकल्स, मतलब ये जो IT कंपनी है ये कौन सी इंडस्ट्री को सर्व करती है, अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। अगर आप अपन देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड जो है, जो एडटेक को करती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और इंटेलेक्ट डिज़ाइन जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज पे काम करती है, और टाटा एलेक्सी जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे करती है। हर इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ, हर IT कंपनी का एक है ना जो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है वो कुछ है ना एक होती है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो इनकी जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, इनकी हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, जिससे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 55% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप देखोगे हेल्थ के अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे जितना हेल्थ के अंदर ट्रैक्शन देखने को मिला IT का, उतने इसकी कंपनी में फाइनेंशियल्स में नहीं मिले। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि यहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस भी है जिसके अंदर इतना ट्रैक्शन नहीं है। बाकी टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम वाली जो कंपनीज है, बेसिकली टेलीकॉम आपको पता है कि क्या हालत हो रही है अभी इंडिया में। अगर अपन बात करते हैं रिटेल वगैरह में भी अपन ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ बिजनेस है नहीं, तो मोस्टली जो बिजनेस है वो यहाँ पे इनसे आ रहा है, हेल्थ केयर से। उसके अलावा यहाँ पे ऑफशोर ऑनशोर रेवेन्यू दे रखा है जो अपन को देखना नहीं है। अच्छा, क्लाइंट कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे जो इनका टॉप कस्टमर है वो 20% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर अपन देखेंगे ऐसे टाटा एलेक्सी में जहाँ पे 11% रेवेन्यू यहाँ पे JLR से आता है, बट ये जो टॉप कस्टमर है ना इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गई है। अभी अगर वो टॉप कस्टमर चला गया तो यहाँ पे 20% रेवेन्यू कम हो जाएगा, और 20% रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है। अगर शेयर 20% टूट जाए तो अपनी हालतें टाइट हो जाती है। वैसे ही अगर रेवेन्यू कम हो जाए ना तो कंपनी के पूरे फाइनेंशियल बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्लाइंट कंसंट्रेशन बहुत प्रॉब्लम है। और जो 20 कस्टमर है कंपनी के वो 76% रेवेन्यू देते हैं। तो यहाँ पे जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है, मतलब ये इन 20 कस्टमर से कंपनी चल रही है। अगर 20 कस्टमर नहीं होंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे ये बहुत बड़े लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स होती है, तो इसमें ज़्यादा इतनी जल्दी से है ना कोई जाता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे कंपनी ने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वगैरह बताया है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना फिनेंशियल्स के अलावा यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं कि कंपनी के बिजनेस वगैरह को समझते हैं। देखो, अगर आप देखोगे 56 डिलीवरी सेंटर्स है, 7 कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं, इनका रेवेन्यू वगैरह दे रखा है, ठीक है। अगर आप देखोगे इनकी जो हेल्थ केयर या कस्टमर एक्सपीरियंस और डिजिटल, ये 3 इनके मेन प्लेटफॉर्म है। BPM क्लाइंट यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है वो इनके 254 क्लाइंट्स है। अगर आप देखोगे 254 क्लाइंट में से 76 से यहाँ पे जो रेवेन्यू आता है वो लगभग जो 20 कस्टमर से जो रेवेन्यू आता है वो 76% है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर आप देखोगे ये वॉइस मिनट्स और एनुअल चैट सेशंस और हेल्थ केयर एक्सपीरियंस वगैरह ये दिए, ये कुछ ऑपरेशनल डेटा है जो कि अपने को इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी अगर आप देखोगे इसके अंदर कोई भी प्लेज नहीं है,
कंपनी विद नेट कैश है। और अगर आप देखोगे जो इनके वो है, अगर मैं जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है, तो जो 60% ऑफ रेवेन्यू जो आ रहा है ना वो इनके 10 साल से पुराने क्लाइंट है उनसे आता है। स्ट्रॉन्ग नेट कैश फ्लो है। उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह ठीक है, क्लाइंट सेंट्रिक वगैरह ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। बाकी जो रेवेन्यू का CAGR है वो 10% का रहा है, और वहीं पे अगर अपन EPS देखें 161 रुपीज़ का रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। कंपनी ने यहाँ पे इस साल के लिए 40 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और पैट का CAGR काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आप देखोगे ये कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे वो बताया कि जो GPM है, जो ग्लोबल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है वो कैसे काम कर रही है, तो उसके बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसमें ग्रोथ ट्रैक्शन दिख रहा है। अच्छा, अगर अपन देखेंगे तो कंपनी को कुछ बड़ी डील्स मिली है हेल्थ केयर और पब्लिक सेक्टर में, तो ये सारी चीज़ें जिसके कारण भी यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रैक्शन बन रहा है, और यहाँ पे पोर्टफोलियो मिक्स इंप्रूव हुआ है, तो जिसके कारण यहाँ पे एक एडवांटेज है। अच्छा, अगर आप देखते हो कंपनी ने अपना एक बिजनेस बेचा था, जो कि है ना इंडिया डोमेस्टिक का एक बिजनेस बेचा था, तो उसके बिना अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 21% से बढ़ता है, और EBITDA यहाँ पे 31% से बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही अगर अपन देखेंगे पूरे लाइक टू लाइक बेसिस पे, तो ओवरऑल यहाँ पे अपने को कम लगा, क्योंकि कंपनी ने अपना एक बिजनेस जनवरी 20 में बेच दिया था। तो ये सारी चीज़ें, और उसी के कारण अपने को है ना यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी इम्पैक्ट आप पूछोगे ना, तो जो ऑपरेटिंग इनकम दिख रही थी ना, अदर इनकम, वो बेसिकली वो सेल ऑफ बिजनेस के कारण आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, और FY21 में भी मैंने बताया कि यहाँ पे लाइक टू लाइक बिजनेस पे अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। ठीक है, कंपनी ने अपना वो बिजनेस बेच दिया है, जो भी किसी भी कारण से हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें। और इसी की तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डबल डिजिट ग्रोथ है सभी जगह पे, अभी सभी पैरामीटर्स पे अगर अपन कंपेयर करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो ये क्या क्या काम करती है, तो बेसिकली वॉइस CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डिजिटल CRM मतलब डिजिटल से यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को करती है, और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें ये इनके मेन बिजनेस है, और ये चैनल्स है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनका वो है ओरिजिनेशन है, वो यहाँ पे 73% यहाँ पे US से आता है। मतलब ओरिजिनेशन का मतलब हुआ कि इनके जो 73% क्लाइंट है वो US बेस्ड है, तो उससे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है, और बाकी सभी कंट्रीज से आता है। और डिलीवरी वाला अपन ने देखा था वो, मतलब अभी मान लो एप्पल चाइना में अगर काम करता है, ठीक है, तो चाइना की एप्पल को अगर अपन वो सर्विस देते हैं तो वो डिलीवरी उसमें आता है, बट यहाँ पे ओवरऑल अगर अपन ओरिजिनेशन देखें तो वो उसका US से है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे फर्क है, जहाँ पे अपन ने पहले देखा 36% है अगर डिलीवरी के हिसाब से देखते हो, बट यहाँ पे ओरिजिनेशन के हिसाब से यहाँ पे 73% है। तो ये फर्क रहता है ओवरऑल। बाकी कंपनी का यहाँ पे बताया कि रेस्पॉन्स कैसा रहा है कोविड-19 के, उसके चलते। फिनेंशियल अपडेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, EBITDA मार्जिन वगैरह अपन सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, डिविडेंड वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या है। कंपनी ने पहले अगर आप देखोगे इंटरम डिविडेंड दिए थे 6 रुपीज़ का, और अभी फाइनल डिविडेंड दिया है 22 रुपये का, तो टोटल यहाँ पे जो डिविडेंड हो गया है वो 40 रुपये का हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप ये देखोगे तो ये बेसिकली वो रेवेन्यू बाय स्प्लिट बाय लोकेशन बाय वर्टिकल बाय ओरिजिनेशन है, जो कि मैंने आपको बताया था। मोस्टली यहाँ पे इनका काम आउटसाइड इंडिया से है, ठीक है। और अगर आप ट्रेंड देखते हो 5 साल का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखते हैं पैट और EBITDA के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेंड है, बट यहाँ पे एक स्टेबिलिटी भी है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने पैट के अंदर तो अच्छी खासी ग्रोथ करी है, बट कंपनी पिछले 4 साल से कुछ खास नहीं कर रही थी। मतलब आप ग्रोथ देखोगे ना पैट की, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। EBITDA जरूर FY20 में पॉजिटिव हुआ था, बट यहाँ पे अभी भी अगर अपन देखते हैं तो EBITDA पिछले साल से बहुत ज़्यादा फ्लैट है। तो इसमें ग्रोथ जो है ना, जैसे इंटेलेक्ट डिज़ाइन में अपन ने देखी थी, हैप्पीएस्ट माइंड में देखी थी, वैसी ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना। ये एक बड़ी जो IT कंपनीज होती है ना, TCS और इन्फोसिस जैसी, वैसी ग्रोथ है। बाकी कंपनी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपना डेप्ट रिडक्शन किया है, तो वो सारी चीज़ें जो डेप्ट रिडक्शन का प्लान किया है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है। ROCE अगर आप देखते हो तो इनका 18% है, और कैपेक्स वगैरह का कंपनी ने प्लान किया था, जो बताया कि कंपनी ने कितना कैपेक्स वगैरह किया है, और वो सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे बिजनेस का ROCE और EBITDA वगैरह ये सब चीज़ें बताइए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो डेप्ट है वो कहाँ से ली गई है, तो बेसिकली USD डेप्ट सबसे ज़्यादा है इनके पास, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे टर्म लोन्स है 64% के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी मतलब जो अपना डेप्ट है वो आउटसाइड इंडिया से कर रखा है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होती है। अच्छा, ये तो अपना जो करेंसी हेज वगैरह है उसकी डिटेल्स दे रखी है। बाकी ये फिनेंशियल स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे पी रेशो क्या है, तो पी रेशो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर इसका जो पी रेशो है वो 15 का है, ठीक है। और वहीं पे प्राइस टू बुक रेशो आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हाँ 1000 का प्राइस टू बुक रेशो है। तो यहाँ पे जो प्राइस टू बुक रेशो बैठेगा, इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट यहाँ पे जो प्राइस टू बुक रेशो बैठेगा वो लगभग 2.4 का बैठेगा, ठीक है। तो 2.4 2.6 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो आएगा। और पी रेशो के मामले में भी अभी कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस के टर्म में तो यहाँ पे कंपनी अच्छी है, बट यहाँ पे एक और चीज़ अपने को देखनी चाहिए कि यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ पुट ऑन नहीं की है। चलिए अब अपन आ जाते हैं टेक्निकल्स पे और जान लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या हो रहा है।
तो अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के चलते यहाँ पे 2 बार तो सर्किट लग चुका है ना, 5% के सर्किट लगे थे, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। और प्रॉफिट ज़्यादा होने के पीछे रीज़न मैंने बताया कि कंपनी ने अपना सब्सिडरी बेचा था, ठीक है। कुछ लेवल्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, कुछ इंडिकेटर्स मोमेंटम और MACD लेवल यहाँ पे बाय के संकेत दे रहे। अपन देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो सारे रेजिस्टेंस कंपनी ने तोड़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे टेक्निकली तो कोई रेजिस्टेंस बैठा नहीं है, ठीक है। तो बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ही, तो वो तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे। बट यहाँ पे मैं बताऊँ, जो यहाँ पे जो सीधा सपोर्ट बनेगा ना, वो आपके लिए 2151 का बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2514 को भी मैं सपोर्ट नहीं मानूंगा, बिकॉज वो यहाँ पे सर्किट के साथ जो ग्रोथ होती है ना, उसको अपन सपोर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सर्किट लगते हैं तो नीचे भी आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सर्किट तो अपना जो सपोर्ट है वो 2151 का ही रहेगा। यहाँ पे अगर अपन 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो जो मैं आपको बताया था ना सपोर्ट, यहाँ पे क्यों वहाँ पे है ना 1900 का आ रहा है, तो ये वाला जो रेंज है, ये जो रेंज बनती है 1800 से 2000 रुपये पे, यहाँ पे बहुत लंबे समय तक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। तो 1951 वो इसलिए रेंज दी गई है, और इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे बेयरिश होते हुए यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव 2151 का सपोर्ट जोन दे रहा हूँ। और ये जो मूवमेंट है, ये तो यहाँ पे जो मोमेंटम के कारण आ रहा है, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला बंदा है तो वो यहाँ पे इस मोमेंटम को इग्नोर करके यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। बट अपन बात करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। कंपनी ने क्या किया था, पहले तो यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर वापस लो आया, हाई लो, अगे हाई हाई और हाई लो, ठीक है। उसके बाद वापस हायर हाई बनाया। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत वापस मेरे को लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को वॉल्यूम्स थी, बट यहाँ अभी वॉल्यूम्स नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स होती ना, तो मैं कह सकता था कोई ना कोई बंदा यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, और टेक्निकली यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम एक्शन दोनों है, बट यहाँ पे है नहीं। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर अपने को यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए घुसना है और यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग लेनी है, तो यहाँ पे ये लेवल लेने पड़ेंगे जो 2300 रुपये के लेवल है, ठीक है। और 2151 तो मैं मतलब बता रहा हूँ सपोर्ट है, उसके नीचे तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा टारगेट क्या रहता है, देखो मेरा टारगेट यहाँ पे अभी क्या रहेगा, मैं यहाँ पे जो एक बार नियर टर्म जो टारगेट देता हूँ वो है 2750 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने को 2800 और 3000 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस का, जो कि है कि IT कंपनी बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ रेट है इनकी, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या सारी चीज़ें, और यहाँ पे जो क्लाइंट कंसंट्रेशन वाली रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी कंपनी अच्छी है, ओवरऑल वैल्यूएशन के टर्म में काफ़ी अच्छी है अगर आप कंपेयर करते हो तो। बट यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ पे आप कौन से सबसे ज़्यादा IT स्टॉक पे बुलिश हो, तो लार्ज कैप में वी आर बुलिश ऑन इन्फोसिस। अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस हमने ना 1380 पे रिकमेंड किया था, और अभी लगभग 1520 चला गया है। उसके बाद अपन इंटेलेक्ट डिजाइन, हैप्पीएस्ट माइंड और यहाँ पे टाटा एलेक्सी, जिसमें से भी अपन टाटा एलेक्सी पे कम बुलिश है, बट हैप्पीएस्ट माइंड और यहाँ पे इंटेलेक्ट डिजाइन पे अभी भी मैं बहुत बुलिश हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि वो वाले जो स्टॉक्स है वो यहाँ से अगले 5 साल के अंदर डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वो काम कर रहे हैं वो डिजिटल बेस्ड IT सर्विसेज दे रहे हैं, और ये वाली जो कंपनीज है ट्रेडिशनल IT सर्विसेज दे रही है। ये छोटे होने के बाद भी है ना कोई खास नया इनोवेटिव नहीं ला पा रही है, जो कि एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है, और इसलिए इनके वैल्यूएशंस थोड़े कम है। बट कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर FY21 में जो अपने को ग्रोथ देखने को मिली है वो यहाँ पे आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे मेंटेन रहती है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे ट्रैक्शन बन सकता है आने वाले फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के शेयर होल्डर्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सभी तरह के यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए।